हेलो एवरीवन, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है इस चैनल में जिसका नाम है संजीव सर फिजिक्स। इस वीडियो में हम सब बात करने वाले हैं अल्टरनेटिंग वोल्टेज अप्लाइड टू एन इंडक्टर या फिर इंडक्टिव सर्किट के बारे में। इस वीडियो में हम सब बेसिकली फोकस करेंगे करंट पर, वोल्टेज पर और एसी और डीसी का बिहेवियर कैसा होगा इंडक्टर में, है ना। एसी और डीसी का बिहेवियर कैसा होगा इंडक्टर में, साथ ही पावर के लिए कैलकुलेशन करेंगे। पावर मतलब इंस्टेंटेनियस पावर एंड एवरेज पावर। वीडियो शुरू करने से पहले एक रिक्वेस्ट है, इससे पहले के वीडियो को आप देख सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया जा रहा है, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। सबसे पहले हम लोग शुरू करते हैं इंडक्टर से, है ना। इंडक्टर पर एक वीडियो पहले से अपलोड किया गया है, इंडक्टर वाला वीडियो आप देख सकते हैं, सेल्फ इंडक्शन एंड म्यूचुअल इंडक्शन वाला टॉपिक पे। उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया जा रहा है। तो यहाँ हम लोग बात करेंगे इंडक्टर का बिहेवियर कैसा होगा। तो उसके लिए एक इंडक्टर को कनेक्ट करेंगे एसी सोर्स के साथ, है ना। ये एक इंडक्टर है जो कनेक्ट है एसी सोर्स के साथ। एसी सोर्स का सिंबल ऐसा होता है, इसमें डायरेक्शन नहीं देते क्योंकि एसी में कोई डायरेक्शन नहीं होता है ना, फिक्स डायरेक्शन नहीं होता है। ये एसी सोर्स है जिसमें पोटेंशियल या वोल्टेज कितना होगा, वी मैक्स यानी मैक्सिमम वैल्यू इनटू साइन ओमेगा टी, है ना। ये पोटेंशियल डिफरेंस या वोल्टेज का वैल्यू है। कई बुक्स में ये वी नोट भी होता है, ठीक है। कहीं इसको कुछ और लेटर से भी सिंबल रिप्रेजेंट किया जाता है, तो आप इसको कुछ भी ले सकते हैं। याद करने के लिए ये वी मैक्स किया गया है। ये एक इंडक्टर है, ठीक है। तो इस पर ईएमएफ कितना जनरेट होता है आपको पता है, -L di/dt, है ना। -L di/dt ये लेंज लॉ से आया हुआ है और इसमें हम करंट का डायरेक्शन नहीं देते हैं क्योंकि ये इसका डायरेक्शन नहीं होता है, कोई फिक्स डायरेक्शन नहीं होता है। करंट एसी में आपको पता है फ्रीक्वेंसी होता है, जो हाउस होल्ड सप्लाई है वो 50 हर्ट्ज का होता है, ठीक है। तो यहाँ आपको देखना है कि टोटल ईएमएफ कितना बन रहा है, टोटल पोटेंशियल डिफरेंस कितना सेट हो रहा है। तो इसके लिए यूज करेंगे किरचॉफ्स रूल का, है ना। किरचॉफ्स रूल से हम सबको पता है, रूल से हम सबको पता है टोटल सम या टोटल ईएमएफ क्या होता था, टोटल ईएमएफ या टोटल वोल्टेज, ईएमएफ या वोल्टेज क्या होता था आरएचएस में, वो भी ईएमएफ या वोल्टेज ही होता था लेकिन आई और आर के टर्म में होता था, है ना। तो यहां आपको देखना है टोटल ईएमएफ कितना जनरेट हो रहा है। तो एक तो ईएमएफ आपका है, जो वोल्टेज हम लोग लेंगे V है ना, और एक है E, ठीक है। और आरएचएस साइड में क्या होगा, क्योंकि यहां इंडक्टर में कोई भी रेजिस्टेंस नहीं होता है। आइडियल इंडक्टर हम लोग लेके चलते हैं। आइडियल इंडक्टर वो है जिसका रेजिस्टेंस 0 होता है। तो जो हम लोग इंडक्टर लेके चल रहे हैं वो लगभग आइडियल है और उसमें रेजिस्टेंस नहीं है, तो आरएचएस क्या हो जाएगा, 0। इसमें कंफ्यूज नहीं होना है ना। रेजिस्टेंस 0 था तो ये 0 हो गया। और ईएमएफ हमारा कितना था, ईएमएफ या वोल्टेज कितना होगा, तो एक सोर्स ये हो गया और एक ये हो गया, ठीक है ना। पूरा सर्किट का ईएमएफ कितना होगा, ये प्लस ये। अब इसको क्या करेंगे हम लोग, V प्लस E के जगह में क्या है, -L di/dt इज इक्वल्स टू 0। इसको क्या लिख सकते थे, V इज इक्वल्स टू L di/dt, ठीक है। फिर इसको क्या लिख सकते थे, di/dt इज इक्वल्स टू V/L। अब V का वैल्यू कितना है, V का वैल्यू है हमारे पास V मैक्स साइन ओमेगा टी, है ना। आप इसको ऐसे भी शुरू कर सकते थे, अगर आप इसको कंसिडर कर लेते इधर, लेट एन एसी सोर्स, नहीं भी शुरू कर सकते हैं, लेट एन एसी सोर्स इज अप्लाइड। इंट्रो में लिखते आप, इसका इंट्रोडक्शन देते ना, सर्किट का इंट्रोडक्शन देते तो लिखते लेट एन एसी सोर्स इज अप्लाइड, है ना, हैविंग पोटेंशियल डिफरेंस V इज इक्वल्स टू V मैक्स साइन ओमेगा टी टू एन इंडक्टर, है ना, टू एन इंडक्टर L।
तो ये आपका इक्वेशन 1 आप इसको कंसिडर कर लेते हैं। आप फिगर से भी याद करने के लिए सिर्फ आप फिगर याद करें और यहां से एकदम याद करें, ये सब तो आप खुद ही कर लेंगे, है ना। सो ये हो गया साइन ओमेगा टी। अब यहां पर करना क्या है, ये तो आपका एल है, आप इसको क्या लिख सकते थे, डी आई इज इक्वल्स टू वी मैक्स बाय एल साइन ओमेगा टी, है ना, और ये हो जाएगा डी टी। अब आपको डी आई पता है, आपको आई निकालना है। देखिए ये जो टॉपिक हम सब चल रहे हैं, मतलब एसी वोल्टेज अप्लाइड टू रजिस्टर, एसी वोल्टेज अप्लाइड टू इंडक्टर और एसी वोल्टेज अप्लाइड टू कैपेसिटर, ये तीनों जो हम देखेंगे इसमें हमको वोल्टेज का वैल्यू मालूम रहेगा, साथ में हमको करंट का वैल्यू निकालना होगा, क्योंकि पावर निकालने के लिए वोल्टेज और करंट दोनों चाहिए होता है। पावर को हम क्या लिखते हैं, वोल्टेज टाइम करंट। तो वोल्टेज हम सबको पहले से पता रहता है, कोई भी सर्किट हम लेंगे हमको निकालना है करंट। और करंट कैसे निकालना है, करंट को निकालना है एकदम वोल्टेज के टर्म में, ठीक है। तो इसमें क्या करेंगे, डी आई पता है, आई निकालने के लिए बोथ साइड इंटीग्रेट कर देंगे। अब ये तो हो जाएगा आई, है ना, आई हो जाएगा, ये वी मैक्स ये कांस्टेंट है, एल कांस्टेंट है, वो बचेगा साइन ओमेगा टी, वी मैक्स बाय एल साइन ओमेगा टी डी टी। वी मैक्स एल कांस्टेंट था, बाहर आ गया, साइन ओमेगा टी का इंटीग्रेशन क्या होता है, माइनस कोस ओमेगा टी। सो वी मैक्स बाय एल माइनस कोस ओमेगा टी और एक ओमेगा जो डिनोमिनेटर पर होगा, ठीक है ना। अब ये टर्म हमको मिल गया, इसको करना क्या है, साइन के टर्म में बदलना है। आई इज इक्वल्स टू हम सबको मिल गया वी मैक्स बाय एल, वी मैक्स बाय एल ओमेगा और साथ में मिला है माइनस कोस ओमेगा टी। अब इसको साइन के टर्म में लिखना है, तो साइन के टर्म में क्या लिख सकते थे हम, कोस ओमेगा टी को क्या लिख सकते थे, साइन 90 माइनस ओमेगा टी लिख सकते थे, साइन 90 माइनस थीटा कोस थीटा। फर्स्ट क्वाड्रेंट में सभी पॉजिटिव, है ना, कोई टेंशन नहीं है। लेकिन हमारे पास क्या है, माइनस कोस, तो अगर हम माइनस कोस ओमेगा टी लिखेंगे तो इधर भी माइनस करना होगा, माइनस साइन पाई बाय 2 माइनस ओमेगा टी, ठीक है। ये ऐसे होता, ऐसे नहीं। आपको पता है माइनस साइन थीटा क्या लिख सकते हैं आप, साइन माइनस थीटा, या साइन माइनस थीटा, साइन बाहर हो जाता है, तो ये माइनस को आप अंदर कर देंगे। ये माइनस को जब आप अंदर करेंगे तो क्या होगा, ये प्लस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, ठीक है। साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाय 2। तो आई की जगह में अब क्या लिखेंगे आप, वी मैक्स बाय एल ओमेगा, ओमेगा एंगुलर फ्रीक्वेंसी है, आपको पता है 2 पाई बाय टी होता है, एल इंडक्टर है, आपको पता है ना, ये सब बहुत पहले से बताया जा रहा है। अगर आप पहले से वीडियो देख रहे हैं तो आपको ये प्रॉब्लम नहीं होगा, आप पिछले वीडियो को भी देख सकते हैं, लिंक उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया जाएगा। बी मैक्स बाय एल ओमेगा हो गया, और माइनस कोस ओमेगा टी के जगह में क्या लिखेंगे, साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाय 2, ठीक है। तो ये हमारा मिल गया करंट का एक्सप्रेशन। तो इसको जनरल फॉर्म में बदलना है, तो इसको हम कंसिडर कर लेते हैं, I इज इक्वल्स टू आई मैक्स और यहां साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाय 2, ठीक है ना। ये जनरल फॉर्म में बदला गया, और आई मैक्स के जगह में हम क्या कंसिडर कर चुके हैं, यहां आई मैक्स कंसिडर हो गया है ये वाला पूरा टर्म, है ना, आई मैक्स ये है। तो क्या है, वी मैक्स बाय एल ओमेगा। इसका यूज थोड़े देर में होगा जब हम लोग देखेंगे एसी और डीसी का बिहेवियर इंडक्टर में, है ना। कैपेसिटिव इंडक्टेंस में भी इसका यूज होगा, सॉरी कैपेसिटिव नहीं, इंडक्टिव रिएक्टेंस, इंडक्टिव रिएक्टेंस, है ना। ये सर्किट कैसा है, इंडक्टिव सर्किट। ये सर्किट हम जो चल रहे हैं वो इंडक्टर का है, तो ये सर्किट इंडक्टिव होगा, है ना, इंडक्टिव सर्किट है। तो इस सर्किट का नाम आप लिख सकते हैं इंडक्टिव सर्किट, इंडक्टिव सर्किट। और जिसमें रेजिस्टेंस अप्लाई होता है वो रेजिस्टिव सर्किट होता है।
और जिसमें कैपेसिटेंस अप्लाई होगा वो कैपेसिटेंस सर्किट होता है ना, कैपेसिटिव सर्किट होता है। कैपेसिटिव सर्किट, इंडक्टिव सर्किट, रजिस्टिव सर्किट। अभी हम लोग इंडक्टर देख रहे हैं तो इंडक्टिव सर्किट बोल सकते हैं। पिछले में हम लोग रेजिस्टेंस के साथ देखे थे तो रजिस्टिव सर्किट बोले थे। ठीक है, तो ये आपका हो गया इतना। अब इसमें हम लोग को क्या करना है, ये करंट हो गया और ये वोल्टेज हो गया, दोनों में क्या है, फेज आ गया है। फेज कैसे पता चला, ये टर्म मैच कर गया है ना, सेम फॉर्मेट में है, साइन सेम है लेकिन एंगल वाला टर्म डिफरेंट है, इसलिए दोनों में फेज आ गया। तो इसको लिखेंगे कैसे, इसको लिखना है ना। सो करंट इज π/2 है ना, लेग बिहाइंड, करंट इज लेग बिहाइंड बाय π/2 टू वोल्टेज है ना। करंट लेग बिहाइंड कर रहा है कितना डिग्री से, 90 डिग्री से, किससे, वोल्टेज से, या फिर वोल्टेज 90 डिग्री ज्यादा हो गया, वोल्टेज 90 डिग्री ज्यादा हो गया करंट से, है ना, एक घट गया तो दूसरा बढ़ गया, ऐसा भी कर सकते हैं। यहाँ करंट वोल्टेज से 90 डिग्री कम है, करंट लेग बिहाइंड बाय 90 डिग्री टू द वोल्टेज, एसी वोल्टेज है ना। तो इसको बनाएंगे कैसे, इसको बनाने के लिए दो ही इक्वेशन हमको चाहिए, एक तो वोल्टेज का इक्वेशन V मैक्स साइन ओमेगा टी, इसका ग्राफ बनेगा, फेजर डायग्राम बनेगा, और I इज इक्वल्स टू I मैक्स, साथ में क्या है, साइन ओमेगा टी माइनस π/2। अब फेजर डायग्राम के बारे में आपको थोड़ी सी जानकारी दी गई थी पहले के वीडियो में, आप उसको देख सकते हैं। सबसे पहले फेज एंड फेज डिफरेंस का वीडियो बनाया गया था, तो उसमें आपको बताया गया था कि कैसे वहां करना है। बहुत ही आसान है इसको बनाना। फेजर डायग्राम, फेजर डायग्राम, ठीक है, फेजर डायग्राम हम लोग चलते हैं। फेजर डायग्राम क्या होगा, इसको बनाने के लिए आप कहीं भी बना सकते हैं। जैसे सबसे पहले तो आपको ये वेव फॉर्मेट वाला फिगर बनाना होगा, इसमें आप वोल्टेज को बताएंगे। ठीक है, वोल्टेज को आपने बताया तो ये तो आप सिंपल, ठीक है, वोल्टेज 0 से शुरू हो रहा है, यहाँ वोल्टेज और करंट कुछ भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, V और I दोनों साइड होगा, इधर पॉजिटिव वैल्यू होगा, इधर नेगेटिव वैल्यू, आपको पहले से बताया गया है। तो आपको पता है ये वैल्यू V मैक्स होता है ना। आप उस इंट्रोडक्शन वाला वीडियो को देख सकते हैं जिसमें फेज और फेज डायग्राम बताया गया था, उसको आप बहुत अच्छे से उसको समझाया गया है, उसको आप एक बार देख ले। ये वाला माइनस V मैक्स हो जाएगा, ठीक है। ये किसका ग्राफ है, V इज इक्वल्स टू V मैक्स या पिक वैल्यू टाइम्स साइन ओमेगा टी, साइन ओमेगा टी। अब इसमें करंट बनाना है, करंट को कैसे बनाएंगे, तो करंट बनाने के लिए ये तो ओमेगा टी है, आपको पता है इतना एंगल होता है 2 पाई, है ना, इतना एंगल होता है 2 पाई, तो ये हो जाएगा पाई, ठीक है, और इससे आधा हो जाएगा π/2, ये है 3π/2, 90, 180, 270, 360, ठीक है। तो यहाँ जो एक्सप्रेशन है हमारा करंट का, उसमें ये 90 डिग्री लेस चल रहा है, मतलब करंट 90 डिग्री लेस चल रहा है ना। तो लेस चलने का मतलब क्या है, अगर 0 से कैलकुलेशन करना है मतलब वो आगे निकल चुका होगा ग्राफ, तब ना उसको घटाते हैं, ठीक है ना। आप उस वीडियो को देखेंगे तो और क्लियर हो जाएगा। तो इसका ग्राफ हमारा बनेगा ऐसा, यहाँ से बनेगा 90 डिग्री, है ना, ऐसा बनेगा और साथ में इस तरह से वेरी करेगा। तो ये वाला को जब हम आगे इधर मिलाएंगे, ठीक है, और ये वाला आपका ग्राफ क्या हो गया, ये ग्राफ हो गया करंट का। I इज इक्वल्स टू I मैक्स, I इज इक्वल्स टू I मैक्स साइन ओमेगा टी माइनस π/2, इसका ग्राफ हो गया, ठीक है। अब इसमें फेजर को इंट्रोडक्शन देना है, फेजर को कैसे आप बनाएंगे, तो इसके लिए आप इधर ड्रॉ करें,
एकदम सेम जाएगा। वोल्टेज के लिए तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, वोल्टेज के लिए आप बना दें वोल्टेज वाला लाइन। तो ये जो लाइन है वो मैच करना चाहिए सामने से, ठीक है, ये एकदम। और ये पूरा बता रहा है, ये पूरा बता रहा है V मैक्स, यहां पर मैक्सिमम वैल्यू, ठीक है। ये पूरा V का है, ये वाला पूरा V का है, लेकिन ये मैक्सिमम वैल्यू V मैक्स को बता रहा है। अब हम लोग को देखना है कि करंट जो है वो 90 डिग्री कम है, तो 90 डिग्री कम होने के लिए कहां से बनाएंगे, इससे 90 डिग्री पीछे ले जाएंगे, इससे 90 डिग्री पीछे ले जाएंगे। तो कहां पर करंट वाला कौन सा है, मेरा करंट वाला है ये, ठीक है। तो इसको हम ऐसे ले जाएंगे, तो ये मानकर चलेंगे ये वाला करंट का वैल्यू, ठीक है ना। और ये I मैक्स देगा। मैग्नीट्यूड जब आप लिखते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, जो इधर होता है वो इधर भी होता है। ये V मैक्स पॉजिटिव में है, नीचे लिखते तो नेगेटिव में, और यहाँ से हम करंट यहाँ भी लिख सकते थे पॉजिटिव वाला और ये नेगेटिव वाला, ठीक है ना। तो I मैक्स मैग्नीट्यूड लिखा गया है। तो यहाँ हमको बताना था, क्योंकि करंट 90 डिग्री कम है, अब ये एंगल टोटल 90 डिग्री हो गया, मतलब वोल्टेज से करंट 90 डिग्री कम है, और साथ में ओमेगा टी ये है। तो इस तरह से फेजर डायग्राम आपका कंप्लीट हो गया। बहुत ही आसान है इसको बनाना, कोई डिफिकल्ट नहीं है। इस पर एक अलग वीडियो भी है, आप उसको देख सकते हैं अगर आपको ज़्यादा कॉन्सेप्ट चाहिए, अगर कोई कन्फ्यूजन है तो इस तरह से हम ये फेजर डायग्राम बन चुका है। फेजर रोटेटिंग वेक्टर होते हैं, है ना, जो करंट और वोल्टेज के बीच में रिलेशन बताते हैं। तो यहाँ ये क्लियर हो गया, ये वाला वोल्टेज का था और ये वाला करंट का था। तो करंट वाला था इसलिए ये करंट के साथ मैच कर गया, और वोल्टेज वाला था तो वोल्टेज के साथ मैच करा दिए। ये वाला पिक वैल्यू को बताएगा V मैक्स, ये भी पिक वैल्यू को बताएगा I मैक्स। तो करंट का ये बताएगा, ये वाला करंट का होगा, ये वाला वोल्टेज का होगा, ठीक है। आई होप कि यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा। अब हम लोग देखते हैं इससे आगे का टॉपिक, इंडक्टिव रिएक्टेंस। इंडक्टिव रिएक्टेंस देखना है, मतलब इंडक्टर सर्किट का रेजिस्टेंस, इंडक्टिव रिएक्टेंस। इंडक्टिव रिएक्टेंस ये पूछता है, मतलब एसी बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इंडक्टिव रिएक्टेंस को XL से जनरली डिनोट किया जाता है, यहाँ L फॉर इंडक्टर, ठीक है, X फॉर इंडक्टिव रिएक्टेंस, मतलब रिएक्टेंस रेजिस्टेंस। सो इंडक्टिव रिएक्टेंस इसको डिफाइन करेंगे हम लोग। इंडक्टिव रिएक्टेंस इज इफेक्टिव opposition offered by any inductor when current flow through it। जब करंट फ्लो करेगा तो ये एक रेजिस्टेंस ऑफर करेगा, उसी को बोलेंगे इंडक्टिव रिएक्टेंस। देखिए कंडक्टर में जो अपोजिशन है, करंट के फ्लो होने का अपोजिशन है, उसको बोलते हैं रेजिस्टेंस। इंडक्टर में उसी रेजिस्टेंस को बोलेंगे इंडक्टिव रिएक्टेंस। और कैपेसिटेंस में, इसके बाद हम लोग देखेंगे कैपेसिटेंस में या कैपेसिटर में, कैपेसिटिव रिएक्टेंस, है ना, मतलब कंडक्टर का रेजिस्टेंस होता है, ठीक है, इंडक्टर का रेजिस्टेंस को बोल देंगे इंडक्टिव रिएक्टेंस, और कैपेसिटर का रेजिस्टेंस को बोलेंगे कैपेसिटिव रिएक्टेंस। तो अभी हम लोग देख रहे हैं इंडक्टर, तो इसीलिए पढ़ रहे हैं इंडक्टिव रिएक्टेंस XL। अब ये कितना होगा उसको जानने के लिए एक एक्सप्रेशन जो हम लोग कंसिडर कर चुके थे, I नॉट या I मैक्स, है ना, I मैक्स इज इक्वल्स टू V मैक्स बाय L ओमेगा, ये कंसिडर किए थे, है ना। यहाँ इक्वेशन जो लाए थे उससे पहले ये हम सब कंसिडर कर चुके थे। तो यहाँ पर अगर इसको एक जनरल इक्वेशन से
इक्वेट किया जाए I इज इक्वल्स टू वी बाय आर, तो I हो गया, V हो गया, तो ये आपको कोरिलेट करेगा रेजिस्टेंस को। तो यही टर्म जो है इंडक्टिव रिएक्टेंस है। L क्या है? L इंडक्टर है जिसका इंडक्टेंस है ना। ओमेगा क्या है? ओमेगा आपको पता है 2 पाई बाय टी, और अगर फ्रीक्वेंसी के टर्म में लिखना चाहें तो इसको क्या लिखेंगे? 2 पाई न्यू, क्योंकि 1 बाय टी फ्रीक्वेंसी होता है, 1 बाय टाइम पीरियड फ्रीक्वेंसी होता है। अब इसका एसआई यूनिट क्या होना चाहिए? इसका एसआई यूनिट एकदम ओम होना चाहिए, क्योंकि ये रेजिस्टेंस को कोरिलेट कर रहा है ना। और डायमेंशन भी ओम का ही होना चाहिए, रेजिस्टेंस का ही होना चाहिए। डायमेंशन क्या होगा? m L2 T-3 A-2। इसको आप प्रूव भी कर सकते हैं, इसको प्रूव भी किया जा सकता है, इसके यूनिट को भी प्रूव किया जा सकता है। कैसे प्रूव कर सकते हैं? L ओमेगा आपको चाहिए, ठीक है ना। सो L E इज इक्वल्स टू L di/dt हम सबको पता है माइनस में, ठीक है। अगर हम यूनिट निकाल रहे हैं तो माइनस की कोई जरूरत नहीं है। सो L इज इक्वल्स टू EMF बाय di/dt ये होता है। तो ये हो गया वोल्ट, ठीक है, V वोल्ट, ये हो गया एम्पियर, और ये पर सेकेंड, ठीक है। सो वोल्टेज सेकेंड एम्पियर, ये L के जगह में हो गया। L ओमेगा क्या होगा? L ओमेगा, तो L के जगह में ये पूरा वोल्टेज बाय एम्पियर सेकेंड। ओमेगा का क्या होता है? ओमेगा अभी आपको बताया गया है 2 पाई बाय टी होता है। तो यूनिट क्या होगा? सिर्फ पर सेकेंड होगा, क्योंकि इसका तो रेडियन हो जाएगा पर सेकेंड, ठीक है। तो पर सेकेंड में ये आपका हो गया वोल्ट बाय एम्पियर। वोल्ट बाय एम्पियर क्या होता है? रेजिस्टेंस, ओम, है ना, ओम, ठीक है। यहीं से आप डायमेंशन को भी प्रूव कर सकते थे। यहीं को डायमेंशन आपका क्या हो जाता? V W/Q लिखते हैं, और A तो ऑलरेडी है, W मतलब वर्क, वो एनर्जी का होगा mL2 T-2, और Q का क्या होता है? AT, और A तो ऑलरेडी है, तो ये हो गया mL2 T-3 A-2। इस तरह से डायमेंशन भी प्रूव हो गया। तो आप लिख सकते थे इसको, इसका आप अलग से भी यूनिट और भी लिख सकते हैं, बहुत सारा इसका यूनिट होगा, इसका यूनिट बहुत सारा आप लिख सकते हैं। जैसे यहाँ आपको क्या हो जाएगा? ये L होता है, यहाँ से di/dt के टर्म में भी आप लिख सकते थे। L का हेनरी होता है, आपको पता है ना। सो हेनरी पर सेकेंड भी लिख सकते थे, हेनरी पर सेकेंड भी लिखा जा सकता था। तो इस तरह से इसका आपको यूनिट हो गया, डायमेंशन हो गया। अब देखना है बिहेवियर कैसा होगा इंडक्टर का AC और DC में। AC और DC में बिहेवियर कैसा है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, पूछता है हर बार। बिहेवियर ऑफ इंडक्टर एंड AC एंड DC। सबसे पहले हम DC लेकर चलते हैं, DC का बिहेवियर कैसा होगा, ठीक है। DC हम सबको पता है XL ओमेगा L होता है या L ओमेगा होता है। ओमेगा 2 पाई, ओमेगा क्या होता है? 2 पाई बाय टी होता है। अगर इसको फ्रीक्वेंसी के टर्म में लिखा जाए तो L 2 पाई टाइम्स न्यू। DC में क्या होता है? DC में फ्रीक्वेंसी नहीं होता है, नो फ्रीक्वेंसी। क्यों फ्रीक्वेंसी नहीं होता है? क्योंकि DC एक ही डायरेक्शन में फ्लो करता है ना। DC एक ही डायरेक्शन में फ्लो करता है, डायरेक्शन चेंज ही नहीं कर रहा है। AC बहुत सारे डायरेक्शन होते हैं, डायरेक्शन चेंज करता है ना। डायरेक्शन चेंज करने के कारण उसमें फ्रीक्वेंसी होता है। तो ये जीरो हो गया, तो ये सारा टर्म जीरो हो जाएगा। सो XL हो जाएगा जीरो, मतलब DC को कोई प्रॉब्लम नहीं होगा जब वो इंडक्टर से फ्लो करेगा। सो लिखेंगे DC कैन easily flow through inductor।
इंडक्टर पे इजिली फ्लो करेगा। पर क्या AC इजिली फ्लो करेगा? बिल्कुल नहीं। यहाँ आपको AC को बताया जा रहा है। सेम लिखेंगे, एक्सेल क्या लिख सकते थे? L 2 पाई न्यू, ये वाला, ठीक है। क्योंकि AC के लिए न्यू का कुछ वैल्यू होता है, तो उसको हम लोग लिख रहे हैं फाइनाइट वैल्यू, फाइनाइट वैल्यू। ये हाउस होल्ड सप्लाई के लिए 50 हर्ट्ज होता है, कहीं कहीं 60 हर्ट्ज भी होता है। तो एक्सेल का जो वैल्यू होगा इंडक्टिव रिएक्टेंस का, वो भी फाइनाइट हो जाएगा, फाइनाइट वैल्यू। मतलब यहां AC को रेजिस्टेंस का सामना करना पड़ेगा। AC कैन नॉट फ्लो इजिली थ्रू इंडक्टिव सर्किट या इंडक्टर, इंडक्टिव सर्किट। इंडक्टर में AC इजिली फ्लो नहीं कर सकते, DC इजिली फ्लो कर सकते हैं। तो ये क्वेश्चन पूछता है विच करंट फ्लो इजिली थ्रू इंडक्टर, है ना। इंडक्टिव सर्किट पे भी पूछ सकता है विच करंट फ्लो थ्रू इंडक्टिव सर्किट इजिली। तो आपको DC को बताया DC इजिली फ्लो कर सकता है, AC इजिली फ्लो नहीं करेगा। अब हम लोग देख रहे हैं यहां पावर। पावर क्या होगा? पावर का कैलकुलेशन करना है। इंडक्टिव सर्किट में पावर कितना होगा? पावर का कैलकुलेशन, पावर भी पूछता है। पावर पर भी आपको पहले से हम लोग कैलकुलेशन करते आ रहे हैं, वो वैल्यू अगर आपको याद है तो आप उसको आसानी से कर सकते हैं। पावर इंडक्टिव सर्किट कैसा सर्किट है? क्योंकि इंडक्टर लेके चल रहे हैं तो ये सर्किट का नाम इंडक्टिव सर्किट है, पहले ही आपको बताया गया है इंडक्टिव सर्किट। तो पावर होता है वोल्टेज टाइम्स करंट। हम सबके पास वोल्टेज है V मैक्स साइन ओमेगा टी और I इज इक्वल्स टू I मैक्स, ठीक है। कितना है? साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाय 2, साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाय 2। तब इसको कैसे बनाना है? तो इसके जगह में हम एक और एक्सप्रेशन ले सकते थे, जो इसका ओरिजिनल एक्सप्रेशन हम सबको मिला था। क्या एक्सप्रेशन मिला था? I मैक्स और साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाय 2 की जगह में मिला था माइनस कोस ओमेगा टी, ये मिला था, ठीक है। तो दोनों को मल्टीप्लाई करने में कोई दिक्कत नहीं है। पावर, तो ये कौन सा पावर हम लोग ले रहे हैं? पहला इंस्टेंटेनियस पावर, इंस्टेंटेनियस पावर। इंस्टेंटेनियस पावर P से डिनोट किया जा रहा है V टाइम्स I। V का वैल्यू कितना है? V मैक्स साइन ओमेगा टी, ठीक है, V मैक्स साइन ओमेगा टी। और करंट का वैल्यू कितना है? I मैक्स, और ये माइनस वाला टर्म, तो माइनस को आप बाहर एक साथ कर सकते हैं, ठीक है ना। माइनस को पहले आप बाहर कर देंगे, माइनस I मैक्स कॉस ओमेगा टी। अब यहाँ V मैक्स I मैक्स, ठीक है, ये साथ में और ये अलग साथ में, V मैक्स टाइम I मैक्स, ठीक है। और ये साइन और कोस एक साथ में, साइन ओमेगा टी कॉस ओमेगा टी, ठीक है। अब ये एक्सप्रेशन है आपका, इसमें माइनस है और यहाँ एक काम किया जा सकता है, अगर 2 से मल्टीप्लाई कर दिया जाए और 2 से डिवाइड कर दिया जाए तो ये 2 एक फार्मूला का रूप फॉर्म में आ जाएगा, ठीक है। तो माइनस V मैक्स पिक वैल्यू I मैक्स बाय 2 साइन थीटा इंटू कोस थीटा साइन 2 थीटा, थीटा की जगह में ओमेगा टी। तो ये पावर का एक्सप्रेशन, इंस्टेंटेनियस पावर का एक्सप्रेशन आ गया है नेगेटिव में। अब हम सब देखेंगे इसका दूसरा कैलकुलेशन, एवरेज पावर। एवरेज पावर, ठीक है ना। एवरेज पावर, एवरेज पावर क्या है? इंस्टेंटेनियस पावर का एवरेज आप निकालेंगे तो एवरेज पावर है। इसको आप P कॉम्प्लीमेंट P बार से भी डिनोट कर सकते हैं। तो
उसको निकालने के लिए इसी टर्म का यूज करेंगे हम लोग। सो P एवरेज पावर क्या हो जाएगा, एवरेज निकालने के लिए हम सब क्या करते हैं, फुल साइकिल के लिए 1/t इंटीग्रेट करते हैं 0 to t, किसी भी फंक्शन के लिए। आपको पता है पिछले वीडियो में आपको ये बहुत अच्छे से बताया गया था। किसी भी फंक्शन का अगर हमको पावर निकालना है, एवरेज वैल्यू निकालना है, किसी भी फंक्शन का एवरेज वैल्यू निकालना है, मान लीजिए इस फंक्शन का, तो कंप्लीट साइकिल में 1/t 0 to t उस फंक्शन को लिखेंगे, इंटीग्रेट कर देंगे। तो यहाँ इस पूरे टर्म को लिखना है, पूरे टर्म को लिखेंगे, है ना, पूरे टर्म को माइनस वी मैक्स आई मैक्स बाई 2 साइन 2 ओमेगा टी। अब ये कांस्टेंट ये कांस्टेंट ये कांस्टेंट, ये dt छूट गया, है ना, 1 बाय, यहाँ आप इन सारे टर्म को बाहर कर लेते। सो v माइनस वी मैक्स आई मैक्स बाय 2t 0 to t साइन 2 ओमेगा टी dt। अब साइन 2 ओमेगा टी का इंटीग्रेशन 0 होता है 0 to t टाइम इंटरवल में, ये आपको पहले से बताया गया है। इतना टर्म आपका हो जाएगा 0। आप इसको करके भी देख सकते हैं। ये अगर 0 हो गया तो पावर क्या हो जाएगा, एवरेज पावर 0 हो जाएगा। पहले से आपको बताया गया एवरेज पावर 0 हो गया। किसका, कौन सा सर्किट का, इंडक्टिव सर्किट का। इंडक्टिव सर्किट में एवरेज पावर कितना होता है, 0 होता है। इसको आप करके देख सकते हैं, ठीक है, करके देखेंगे। 0 to t साइन 2 ओमेगा टी dt। साइन का क्या हो जाएगा, माइनस कोस 2 ओमेगा टी, और यहाँ 2 ओमेगा, और ये क्या मिलेगा 0 to t। अब वैल्यू रखेंगे 1/2 ओमेगा, बाहर कर लें, माइनस भी बाहर कर लें, कैलकुलेशन में आसानी होगी। कॉस 2 ओमेगा टी माइनस कॉस 0, कॉस 0 माइनस 1/2 ओमेगा, कॉस 2 ओमेगा के जगह में 2π/t, और ये t माइनस कोस 0 का वैल्यू 1, कोस 0 1, ये t कैंसिल हो गया, ये 4π मतलब माइनस, आपको ये वैल्यू 1 मिल जाएगा, ठीक है। ये 4π में 1 वैल्यू दे देगा, तो ये वैल्यू आपका 0 हो जाएगा, ठीक है। 1 माइनस 1, ये वैल्यू 4π में 1 आ जाएगा, ठीक है ना, 1 आ जाएगा, और ये 1 आपको 0 मिल जाएगा। तो ये टोटल टर्म आपका 0 होता है, पहले भी आपको बहुत अच्छे से बताया गया है। सो यहाँ तक आई थिंक आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। कहीं पर अगर समझ में नहीं आया तो आप कमेंट कर सकते हैं। आप इससे पहले के वीडियो को एक बार ज़रूर देख लें, क्योंकि पहले के वीडियो को आप देखेंगे तो आपको ये वीडियो स्मूथली समझ में आ जाएगा। ये बीच से वीडियो अगर आप देखेंगे तो मैंने पूरी कोशिश की है कि आपको समझ में आ जाए। अगर आप लाइन से देखेंगे, जो सीरियल वाइज वीडियो अपलोड किए गए हैं इस चैप्टर में, तो आपको ईजिली समझ में आएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।